E74 तकनीक का प्रशिक्षण उन्हें काफ़ी रोचक लगा, वह थी फाओना फ्लो तकनीक। इसके लिए उन्हें गैर मौखिक संचार में महारत हासिल करनी थी। यह एक नई भाषा सीखने जैसा था, सिवाय इसके कि इसमें सार्वभौमिक नियम थे जिन्हें रिवर्स इंजीनियर किया जा सकता था और उनका पालन किया जा सकता था। भाषा के बारे में जो बात वास्तव में मददगार थी, वह ये थी कि माइंड पैलेस तकनीक सीखने में बहुत मदद कर सकती थी। जब रूई ने प्रत्येक तकनीक की प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को समझ लिया, तो वह तुरंत प्रत्येक तकनीक के प्रशिक्षण केंद्रों की ओर चल पड़ा। इस बार कितनी तकनीकें हैं? स्क्वायर डायलन ने कुछ देर रुकने से पहले पूछा। नहीं, रुको, मुझे अनुमान लगाने दो। 5, 6, 6। रूई ने पुष्टि की। बेशक ये 6 है। उसने नाक भान से कुड़ी। अच्छा, इस बार कौन सी तकनीक है? प्रतिध्वनित लांस। रूई ने स्क्रॉल उठाया। अच्छा चयन। उसने स्वीकार किया। अच्छी तकनीक। इससे आप अपने से कहीं ज्यादा बड़ी और कठिन चीजों को भी मार गिरा सकते हैं। आपने प्रशिक्षण व्यवस्था को याद कर लिया है न? हाँ, ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। इस तकनीक के लिए आवश्यक कंपन क्षमताओं के प्रशिक्षण के लिए मार्शल अकादमी द्वारा डिजाइन की गई प्रशिक्षण व्यवस्था काफी आकर्षक थी। यह एक बॉडी सूट पर निर्भर करता था जो सिर को छोड़कर शरीर के हर इंच को ढकता था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बॉडी सूट वास्तव में एक ऐसी तकनीक थी जिसमें बॉडी सूट के किसी भी और सभी हिस्सों को किसी भी दिशा में कंपन करने की क्षमता थी, जिसे रिमोट डिवाइस द्वारा नियंत्रित किया जाता था। मार्शल आर्टिस्ट को बॉडी सूट पहनने की जरूरत थी ताकि सूट द्वारा उत्पन्न कंपन को अपने स्वयं के आंदोलनों के दोलनों से नकारा और रद्द किया जा सके। इस प्रकार, यदि सूट हाथ को कंपन करता है, तो मार्शल आर्टिस्ट को अपनी बांह को विपरीत दिशाओं में कंपन करना था ताकि कोई शुद्ध कंपन न बचे, क्योंकि दोनों कंपन एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। व्यायाम की कठिनाई तब बढ़ जाती है जब कंपन की आवृत्ति और गति भी बढ़ जाती है, जिससे उपयोगकर्ता को और भी अधिक कंपन की आवश्यकता होती है। हर बार जब उपयोगकर्ता एक निश्चित आवृत्ति और गति के साथ पूरी तरह से सहज हो जाता है, तो कठिनाई 1% बढ़ जाती है। कुछ महीनों की अवधि में गति और आवृत्ति में शुद्ध वृद्धि मानव सीमाओं से कहीं अधिक हो जाएगी। फिर प्रशिक्षण चरण के अगले चरण में मार्शल आर्टिस्ट को सिखाया जाएगा कि किस तरह कंपन को सही तरीके से लगाया जाए ताकि प्रहार का प्रभाव शरीर में गहराई तक पहुंच सके। इसके लिए कंपन का सही समय और स्थान निर्धारित करना आवश्यक है, अन्यथा प्रभाव ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, सूट एडजस्ट हो गया है, स्क्वायर डायलन ने टिप्पणी की। चलो कम सेटिंग पर कुछ बुनियादी हाथ कंपन के साथ शुरू करते हैं। डायलन ने सूट को कंपन करने के लिए एक उपकरण के साथ छेड़छाड़ की। रूई ने विपरीत दिशा में कंपन करने से पहले तुरंत प्रतिक्रिया की, जिससे कंपन रद्द हो गया और उसका हाथ स्थिर हो गया। कठिनाई उत्तरोत्तर बढ़ती गई जब तक कि रूई उन्हें रद्द करने में सक्षम नहीं हो गई। ठीक है, यह आपकी सीमा है, हम यहाँ तब तक रुकेंगे जब तक आप इस स्तर के कंपन को रद्द करने में सक्षम नहीं हो जाते। कुछ घंटे जल्दी ही बीत गए। अरे, रूई ने अपने दुखते हाथ को रगड़ते हुए कहा, मैं इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये तुम्हारा पहला दिन है। स्क्वायर डायलन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। यह अपेक्षित ही है। जब उन्होंने रिवर्बेरेटिंग लांस तकनीक के प्रशिक्षण का अनुभव पूरा कर लिया, तो वे तुरंत शेष सभी तकनीकों के प्रशिक्षण सुविधाओं में चले गए। 20 घंटे के बाद उन्होंने अंततः खरीदी गई 5 तकनीकों का प्रयोग पूरा कर लिया। यार, ये तो बहुत थका देने वाला था। वह वापस बिस्तर पर गिर पड़ा। इसका एक कारण ये था कि ये सभी तकनीकें उससे बिल्कुल अलग थीं, जिसका वह सामान्य रूप से आदी था। चूंकि उसने ऐसी तकनीकों के साथ प्रशिक्षण लेने के लिए अपने रास्ते से हटकर काम किया था, जिससे उसे बिल्कुल नई क्षमताएं मिलीं जो उसके पास पहले नहीं थीं। बेशक, कुछ आसान थीं, जबकि अन्य कठिन थीं। हालांकि 5 में से 3 तकनीकें एक ही कठिनाई ग्रेड की थीं, इसका मतलब यह नहीं था कि वे एक जैसी थीं। आखिरकार कठिनाई ग्रेड थोड़े व्यापक थे। इसके अलावा उपयोगकर्ता के साथ तकनीकों की अनुकूलता बहुत मायने रखती थी। रूई को माइंड मास्क तकनीक से बहुत मजा आया। उसने वास्तव में प्रशिक्षण के शुरुआती चरण को अविश्वसनीय गति से पूरा किया था। एक ही सत्र में दिन भर की प्रगति पूरी कर ली। ये प्रशिक्षण जैसा भी नहीं लगा। जिस तरह से वह आवश्यक मात्रा में विवरण और स्थिरता के साथ आवश्यक छवियों को बनाने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने में सक्षम था, वह कुछ ऐसा था जिसने मानसिक तकनीक प्रशिक्षण सुविधा के स्क्वायर प्रशिक्षक को मोहित कर दिया था। फिर भी, ये पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। रूई ने पहले भी मानसिक तकनीकों के साथ अविश्वसनीय अनुकूलता दिखाई थी, जब उन्होंने रिकॉर्ड समय में माइंड पैलेस तकनीक में बुनियादी महारत हासिल की थी और फिर तकनीक में अपनी महारत को उस स्तर तक बढ़ाया था जिस तक पहले कभी नहीं पहुंचा गया था। माइंड मास्क ट्रेनिंग मुझे ट्रेनिंग जैसी भी नहीं लगी, ये तो बस मौज मस्ती थी। वह इस बात पर अफसोस करते हुए ट्रेनिंग स्टेज से बाहर निकला कि वह अब और नहीं रह सकता। दुर्भाग्यवश, उन्हें अन्य तकनीकों पर भी ध्यान देना पड़ा। शैडो स्टेप भी सहज था, मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा आसान। उन्होंने कहा, ये तकनीक पैंतरेबाजी की मांग के बाद मानसिक रूप से मांग वाली थी। एक हद तक, रूई भी तकनीक के अनुकूल थी।
तीसरी सबसे आसान तकनीक थी फ्लो फाउना, जिसके लिए भी एक हद तक उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता थी। ये बिल्कुल दूसरी भाषा सीखने जैसा है। उन्होंने टिप्पणी की, फाइनल ब्रीदिंग पांचों तकनीकों में से दूसरी सबसे कठिन तकनीक थी, जो कि रिवर्बेरेटिंग लांस तकनीक के बाद थी। हालांकि इसकी कठिनाई का स्तर कम था, लेकिन इस तकनीक के साथ उसकी कोई खास अनुकूलता नहीं थी, जिसका मतलब था कि उसे इसे कठिन तरीके से सीखना था। लेकिन सबसे कठिन तो अभी आना बाकी है, रूई ने धीरे से कहा। उसे अभी माइंड मिरर सिम्बायोट इम्प्लांटेशन शुरू करना था। कठिनाई के मामले में ये ग्रेड 10 सिम्बायोट था, और सिम्बायोट को लेने का साहस उसके पास केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास इस बात का सबूत था कि वह कम से कम सिम्बायोट को आजमाने के योग्य था। अगर यह उसके साथ उच्च संगतता के लिए नहीं होता, तो तकनीक में महारत हासिल करने की कोशिश करना शुद्ध आत्महत्या थी। सचमुच, और अपनी संगतता के बावजूद उसे तकनीक के साथ बेहद सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आगमन का उद्देश्य। मार्शल यूनियन के मुख्य द्वार पर गार्ड ने अपने प्रशिक्षु के मार्शल लाइसेंस का निरीक्षण करते हुए पूछा। तकनीक की खरीद, रूई ने जवाब दिया। इसके बाद उसने इमारत में प्रवेश करने के लिए आवश्यक कुछ कागजी कार्रवाई पूरी की। एक बार जब वह अंदर पहुंचे, तो वह तुरंत सहजीवी सुविधा की ओर चल पड़े। मार्शल यूनियन मार्शल अकादमी से भी बड़ा था, क्योंकि यह न केवल अधिक मिशनों को पूरा करता था, बल्कि अधिक मार्शल कलाकारों को भी। इसके अलावा मार्शल कलाकारों की ज़रूरतें अक्सर मार्शल प्रशिक्षुओं की ज़रूरतों से ज़्यादा होती थीं, इसलिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती थी। उसे उस सुविधा तक पहुंचने में कुछ समय लगा जिसकी उसे तलाश थी। अप्रेंटिस क्वारियर, एक कर्मचारी ने सिर हिलाया। आपकी नियुक्ति एक सिम्बियोटिक प्रक्रिया के लिए निर्धारित है। कृपया ऑपरेटिंग रूम 51 में आएं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने उसे माइंड मिरर सिम्बियोट की खरीद और इसकी प्रक्रिया की रसीद दी। ये रूई की अपेक्षा से कहीं ज़्यादा महंगा था, लेकिन शुक्र है कि उसने पिछले महीने और उससे पहले के महीनों में अच्छी खासी रकम कमा ली थी। वह इसे वहन करने में सक्षम था। प्रशिक्षु क्वारियर। निर्दिष्ट कमरे में थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद एक चिकित्सा कर्मचारी उसके पास आया। प्रक्रिया तैयार है, कृपया इस ओर आइए, सर। वहाँ कुछ नर्सें और एक डॉक्टर भी थे, जिन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। मैं डॉक्टर हीला हूँ, मैं इस प्रक्रिया का नेतृत्व और देखरेख करूँगी। मुझे लगता है कि आपको आज होने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे दी गई है। मैंने किया है, रूई ने सिर हिलाया। उसने इस प्रक्रिया से खुद को पूरी तरह से परिचित करने की स्वतंत्रता ली थी। माइंड मिरर सिम्बियोट का प्रत्यारोपण एक सरल त्वरित प्रक्रिया नहीं थी, जो रूई के लिए बहुत निराशाजनक थी। अधिकांश सिम्बियोट्स को आमतौर पर मेजबान में प्रत्यारोपण के समय से पूरी तरह से विकसित होने और परिपक्वता तक विकसित होने में लंबा समय लगता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर गूढ़ जैव प्रौद्योगिकी के साथ अत्यधिक त्वरित होती थी, जैसे कि गूढ़ पदार्थों और यौगिकों से बने औषधि जो सिम्बियोट के विकास को तेज करते थे, और साथ ही कायाकल्प और पोषण संबंधी औषधि जो सिम्बियोट के त्वरित विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में पोषण प्रदान करती थी। हालांकि दुर्भाग्य से यह माइंड मिरर सिम्बियोट के साथ केवल एक बहुत ही सीमित सीमा तक ही किया जा सकता था, क्योंकि एक अत्यधिक त्वरित प्रक्रिया मेजबान के मस्तिष्क पर बहुत कठोर थी और संभवतः मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसके अलावा माइंड मिरर सिम्बियोट का विकास स्वाभाविक रूप से सरल नहीं था, और इस प्रकार इसे एक निश्चित सीमा तक सामान्य से अधिक लंबा करना एक सतर्क उपाय था। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिम्बियोट लावा को सबसे पहले परिसंचरण तंत्र में एक विशेष बिंदु पर रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया जाएगा और मस्तिष्क में प्रवेश किया जाएगा। यह हिस्सा पहली प्रक्रिया थी जिसके लिए सिम्बियोट लावा और मस्तिष्क के बीच संबंध के दौरान गहन चिकित्सा पर्यवेक्षण और संभावित हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। एक बार जब सहजीवी मस्तिष्क के साथ प्रारंभिक बंधन सफलतापूर्वक बना लेता है, तो ये जीवित रहने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए ताज़ा रक्त तक पहुंच प्राप्त करने के लिए ओसिसिपिटोटेम्पोरल धमनी और शिरा पर चिपक जाता है, साथ ही मेजबान की आनुवंशिक जानकारी भी निकालता है। फिर यह विकास के चरण से गुजरता है, धीरे धीरे मात्रा में विस्तार करता है, मस्तिष्क के नीचे और आंतरिक खोपड़ी प्लेटों के ऊपर परस्पर जुड़े मानव न्यूरॉन्स का एक छोटा सा द्रव्यमान बनाता है। सहजीवी मस्तिष्क द्रव्यमान को पूरी तरह से विकसित होने में कुछ दिन लगेंगे। सहजीवी को अधिक न्यूरॉन्स को पुनः उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, पोषक तत्वों और अन्य यौगिकों को धीरे धीरे निकालने की आवश्यकता होगी। जब द्वितीयक मस्तिष्क विकसित किया गया था, तब तकनीक की ग्रेड 10 कठिनाई हुई थी। सहजीवी द्वितीयक मस्तिष्क और मेजबान के मस्तिष्क के बीच द्वितीयक संबंध प्रक्रिया शुरू करेगा। द्वितीयक मस्तिष्क के न्यूरॉन्स शाखाबद्ध होकर खुले सिरे वाले न्यूरॉन से जुड़ जाएंगे, जिससे मेजबान के मस्तिष्क के साथ संबंध बन जाएंगे। और यही वह समय था जब बंधन अभी भी अस्थिर था और स्थिर नहीं हुआ था, जबकि प्रारंभिक अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होगी। ये वायरस के समान था, यह मेजबान के मस्तिष्क को दूषित करने में सक्षम था, भले ही वह सचेत या संवेदनशील न हो। यदि सहजीवी मस्तिष्क पर कब्जा करने में सफल हो जाता है, तो मेजबान की चेतना को हड़प लिया जाएगा। हालांकि मेजबान को केवल द्वितीयक बंधन के परिपक्व होने तक प्रतिरोध करने की आवश्यकता होती है।
एक बार ऐसा होने के बाद सहजीवी पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा और मेजबान के साथ उसका संबंध स्थायी रूप से अपरिवर्तनीय होगा। तभी सिम्बियोट का प्रत्यारोपण सफल माना जाएगा। हालांकि सिम्बियोट पर महारत हासिल करने के मामले में ये सिर्फ शुरुआत थी। मानसिक तनाव तुरंत शुरू नहीं होगा, ये तब शुरू होगा जब द्वितीयक बंधन गहरा होगा और सूचनाओं का अधिक आदान प्रदान होगा, जिससे मस्तिष्क को निपटना नहीं चाहिए, जिससे उस पर अप्राकृतिक तनाव पड़ेगा। उसके बाद उपयोगकर्ता को सिम्बियोट की बुनियादी दक्षता प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। सिम्बियोट एक अतिरिक्त कनेक्टेड प्रोसेसर की तरह काम करता है। ये सामान्य संज्ञानात्मक घटनाओं और प्रक्रियाओं को बढ़ावा नहीं देगा या उसके आईक्यू को बहुत अधिक नहीं बढ़ाएगा, लेकिन यह एक निश्चित मात्रा में प्रशिक्षण के बाद उस तरीके से भारी मात्रा में जानकारी संसाधित कर सकता है जैसा वह चाहता है। द्वितीयक मस्तिष्क मस्तिष्क से जुड़े एक उच्च गति वाले प्रोसेसर की तरह था। यह एक खाली स्लेट था जिसे कुछ तकनीकों के माध्यम से उपयोगकर्ता की इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अलग अलग तरीकों से संसाधित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। इससे उपयोगकर्ता समय लेने वाली विचार प्रक्रियाओं और गणनाओं को द्वितीयक मस्तिष्क को सौंप सकता था, जो इसे उसे कहीं अधिक तेजी से संसाधित करता था क्योंकि इसके अंदर कोई अन्य संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं चल रही थी। ये वास्तव में एक सचेत अंक के बजाय एक कंप्यूटर की तरह काम करता था। रूई तीव्र सजगता, तीव्र गणना और अन्य तंत्रिका संबंधी घटनाओं को प्रोग्राम कर सकता था, जिसे उसकी चेतना स्वयं करने के लिए बाध्य होती। द्वितीयक मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के बाद वह अपनी चेतना के साथ समानांतर रूप से सूचना को संसाधित कर सकता था, जिससे वह मानसिक कार्यों को पूरा करने की गति को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता था। रूई को आश्चर्य हुआ कि वॉइड एल्गोरिदम की उसकी प्रक्रिया कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। उसे यकीन था कि वह इसके साथ इतना बेहतर हो जाएगा कि वह इस समय जो कुछ भी करने में सक्षम है उसे पूरी तरह से कुचल देगा। उसे अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने की ज़रूरत थी। वह प्रक्रिया की देखरेख करने वाली मेडिकल टीम के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। तुमने प्रक्रिया समझ ली है? जब रूई ने प्रक्रिया को पूरी तरह से समझाया तो डॉक्टर ने सिर हिलाया। क्या तुमने प्रक्रिया के लिए उपयुक्त होने की शर्तें पूरी कर ली हैं? क्या तुमने पिछले हफ्ते शराब पी है? नहीं, मैंने नहीं किया, रूई ने पुष्टि की। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपने पिछले 40 दिनों में साइकेडेलिक ड्रग्स का सेवन किया है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको 2 रातों तक बिना किसी मानसिक कायाकल्प औषधि के सेवन के प्राकृतिक सामान्य नींद मिली? मैंने किया, रूई ने आश्वासन दिया। चिकित्सा प्रक्रिया के लिए उसे प्रक्रिया समाप्त होने तक जागते रहना आवश्यक था। सोए रहने से जटिलता होने की संभावना बढ़ जाती है। चिकित्सा दल द्वितीयक बंधन होने से पहले कायाकल्प औषधि का उपयोग भी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह मानसिक रूप से अपने चरम पर है। हालांकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले मानसिक कायाकल्प औषधि का दुरुपयोग प्रक्रिया के दौरान उसे दिए गए मानसिक कायाकल्प औषधि की प्रभावशीलता को कम कर देगा, जिससे प्रक्रिया के विफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा, हम कुछ त्वरित रक्त परीक्षणों के साथ इसकी पुष्टि करेंगे। बेशक। वह उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने जल्दी से एक विशेष सिरिंज से कुछ रक्त निकाला जो उसकी त्वचा में घुसने में सक्षम था। शुक्र है, परिणाम 1 घंटे के भीतर आ गए। अच्छी खबर है, आप प्रक्रिया से गुजरने के लिए फिट हैं, डॉक्टर हीला ने उसे बताया। हम जल्द ही शुरू करेंगे। प्रत्यारोपण के लिए तैयार होने से पहले हमें कुछ सीरम इंजेक्ट करने की ज़रूरत है। मेडिकल टीम ने सभी उपकरण और औजार तैयार कर लिए। जल्द ही वादे के मुताबिक उन्हें कुछ सीरम इंजेक्शन दिए गए। ये सीरम ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि मस्तिष्क के साथ सहजीवी का प्रारंभिक संबंध यथासंभव सुचारू रूप से चले। डॉक्टर लीला ने उन्हें अंतिम इंजेक्शन लगाते समय बताया और उनका उद्देश्य समझाया। कुछ मिनट बाद प्रक्रिया शुरू होने के लिए आखिरकार तैयार हो गई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डॉक्टर हीला को एक अजीब सी दिखने वाली सिरिंज दी गई। उनकी कलाई पर एक जगह एंटीबैक्टीरियल दवा रगड़ी गई और उनकी बांह पर एक पट्टा कस दिया गया। हम माइंड मिरर सिम्बियोट का प्रत्यारोपण शुरू करेंगे, डॉक्टर ने उससे कहा। सिरिंज की मोटी सुई उसकी त्वचा में दर्द के साथ घुस गई। प्रत्यारोपण पूरा हो गया। घाव को ठीक करो, डॉक्टर हीला ने निर्देश दिया, जबकि एक नर्स ने रक्तस्राव को रोकने और घाव को बंद करने के लिए उसे उपचार औषधि दी। वे सभी तुरंत अपना ध्यान उसके पीछे लगी स्क्रीन पर लगे प्रक्षेपणों पर केंद्रित कर दिया तथा बिना एक पल भी चूके उसे ध्यानपूर्वक देखने लगे। सिम्बायोट बंधन स्थल में प्रवेश कर चुका है, डॉक्टर लीला ने टिप्पणी की। रूई को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें ये कैसे पता चला, लेकिन उसे संदेह था कि यह संभवतः गूढ़ तकनीक थी जो उन्हें किसी भौतिक विशेषता के माध्यम से सिम्बियोट पर नज़र रखने की अनुमति देती थी जिससे उसका स्थान स्पष्ट हो जाता था। कुछ और समय बीत गया। रूई बस बिना हिले डुले धैर्यपूर्वक लेटा रहा। उसे पहले से ही पता था कि यह एक लंबी प्रक्रिया होने वाली थी और उसने खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से पहले ही तैयार कर लिया था। बॉन्डिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, डॉक्टर हीला ने कहा। RP-154 और HPC-16 पोषण तैयार करें। उसने कुछ और निर्देश दिए जिन्हें रूई समझ नहीं पाया।
हालांकि नर्सों ने तुरंत कुछ औषधियां तैयार कर लीं और निर्देश मिलते ही उसे देने के लिए तैयार हो गईं। दूसरी ओर रूई को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जबकि डॉक्टर हीला की टिप्पणियों के अनुसार माइंड मिरर सिम्बियोट पहले से ही उसके मस्तिष्क से जुड़ चुका था। उसे लगा कि अगर वह खुद इसे नोटिस कर पाता तो यह उससे भी ज्यादा डरावना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1 घंटा बीत जाने के बाद उन्हें इस बारे में कोई जानकारी मिली। बॉन्डिंग प्रक्रिया सफल हो गई है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। विकास चरण शुरू हो गया है। औषधि प्रशासन शुरू करें। उन्होंने समय समय पर रूई को औषधि देना शुरू किया। औषधियां शारीरिक कायाकल्प करने वाली औषधियां और पोषक औषधियां थीं, लेकिन उसे बिल्कुल भी कायाकल्प महसूस नहीं हुआ। इसका कारण जाहिर है ज्ञात था। उसके शरीर को आपूर्ति की गई सारी ऊर्जा और पोषण अनिवार्य रूप से माइंड मिरर सिम्बियोट द्वारा खपत कर लिया गया, क्योंकि उसका द्रव्यमान और आयतन बढ़ने लगा था। जो भी महसूस हो हमें बताए, डॉक्टर हीला ने उससे कहा। रूई ने बस थोड़ी देर के लिए सिर हिलाया। उसे यह बात आश्चर्यजनक लगी कि वह अभी भी कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर भी इसके लिए एक तकनीकी व्याख्या भी थी। मस्तिष्क में अधिकांश अंगों की तरह कोई संवेदी तंत्रिका अंत नहीं था, इसलिए ये स्पर्श या दर्द की अनुभूति का अनुभव नहीं कर सकता था। इसके अलावा इस स्तर पर माइंड मिरर सिम्बियोट का उसके मस्तिष्क के साथ अभी भी बहुत उथला संबंध था। माइंड मिरर सिम्बियोट के द्वितीयक मस्तिष्क को पूरी तरह से विकसित होने में काफी समय लगेगा। घंटों बीत गए और नर्सों और डॉक्टर ने माइंड मिरर सिम्बियोट के विकास चरण पर पूरी नज़र रखी। पूरी प्रक्रिया में कुछ दिन लगने थे। सबसे अच्छी बात जो रूई कर सकती थी वह थी बस जागते रहना। 12 घंटे बाद नर्सों ने दूसरों के साथ शिफ्ट बदल ली। हालांकि डॉक्टर हीला अपने मामले के लिए जिम्मेदार चिकित्सा टीम के प्रमुख बने रहे। कुछ दिनों बाद वह समय आ गया। डॉक्टर हीला ने टिप्पणी की, द्वितीयक मस्तिष्क का विकास अनुमानतः 95% है। ताले और बेड़ियां लगाओ। नर्सों ने उसे बिस्तर की सलाखों से जकड़ दिया। उन्होंने सावधानीपूर्वक प्रत्येक अंग और जोड़ को विभिन्न स्थानों पर मोटी कठोर हथकड़ी से जकड़ दिया, जिससे कोई भी बच नहीं सकता था। यहाँ तक कि उसके सिर और गर्दन को भी कसकर बंद कर दिया गया था। रूई को इस विवरण के बारे में पहले ही बता दिया गया था, इसलिए उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। एक बार द्वितीयक मस्तिष्क विकसित हो जाने के बाद माइंड मिरर सिम्बियोट से मस्तिष्क अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर के बेकाबू होने, उसके आसपास के लोगों को चोट पहुंचाने और प्रक्रिया को खराब करने की संभावना थी। साधारण स्टील मुझे संभाल नहीं पाएगा, उसने डॉक्टर हीला से कहा। मुझे पता है, वह मुस्कुराए। ये शीर्ष प्रशिक्षु स्तर के मिश्र धातुओं से बना है। यह आपके शारीरिक मापदंडों के डेटा के आधार पर आपको नियंत्रित करने में सक्षम है, इसलिए चिंता न करें। रूई को लगभग इतना ही पता था, वह बस ये सुनिश्चित करना चाहता था। कुछ घंटे बीत गए और द्वितीयक मस्तिष्क का विकास आखिरकार पूरा हो गया। रूई अभी भी कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये जल्द ही बदल जाएगा। मानसिक कायाकल्प औषधि का सेवन करो, डॉक्टर ने रूई की ओर मुड़ने से पहले निर्देश दिया। बस यही है, मजबूत बने रहो और तब तक टिके रहो जब तक रिश्ता स्थिर न हो जाए। शुभकामनाएं, डॉक्टर ने उसे गंभीर स्वर में कहा। ये तो पता नहीं था कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ वह उसकी उम्मीदों से परे था। माइंड मिरर सिम्बियोट के बारे में सबसे बुरी बात यह थी कि आपके दिमाग पर आक्रमण होने के अनुभव के बारे में जानकारी बहुत कम थी। डॉक्टर तकनीकी रूप से इस प्रक्रिया को समझा सकते थे, लेकिन कोई भी उसे यह नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग के अंदर क्या अनुभव होने वाला था। कोई भी उसे यह नहीं बता सकता था, क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति इस प्रक्रिया से नहीं गुजरा था और बच नहीं पाया था। एकमात्र जानकारी अप्रेंटिस विलियम डीन के बारे में बताए गए रिकॉर्ड थे, जो कैम्ब्रियन साम्राज्य में माइंड मिरर सिम्बियोट में महारत हासिल करने वाले एकमात्र अन्य पुष्टि किए गए और दर्ज किए गए मार्शल अप्रेंटिस थे। मानसिक अधिग्रहण चरण के बारे में उनके विवरण असंगत थे। उन्होंने इसका वर्णन करने के लिए अस्पष्ट फूलदार भाषा का इस्तेमाल किया और यह बहुत जानकारीपूर्ण नहीं था। उन्होंने इस प्रक्रिया को सब कुछ का नुकसान बताया था, जिसमें वे स्वयं भी शामिल थे, क्योंकि वे सिम्बियोट की छाया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जब तक कि अंततः उन्हें होश नहीं आया और उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी जीवित हैं। रूई को ये समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसने खुद को तैयार करने की कोशिश की ताकि जो कुछ भी हुआ हो, कम से कम वह आश्चर्यचकित या परेशान न हो। लेकिन वह असफल रहा। यह अचानक ही घटित हुआ। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और दुनिया गायब हो गई। उसकी शेष इंद्रियां अभी भी काम कर रही थीं, लेकिन उसने अपनी दृष्टि खो दी थी। शुक्र है कि वह अपनी शेष इंद्रियों की मदद से अपने परिवेश को पूरी तरह से देख सकता था, लेकिन जल्द ही वे भी मंद पड़ गए। सुनने की शक्ति, गंध की भावना, छूना। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह खाली अंधेरे में तैरता हुआ भूत बन गया हो। संतुलन और समय की भावना जैसी निष्क्रिय इंद्रियां भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थीं।
रूई ने घबराने की कोशिश नहीं की, उसकी मानसिक स्थिति इस बात पर निर्भर थी कि प्रक्रिया सफल होगी या नहीं, और वह ये जानता था। फिर भी इससे पहले कि वह पूरी तरह से अपना संयम वापस पा सके, उसे कुछ महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अजीब था क्योंकि उसे केवल अंधकार का ही आभास हो रहा था। फिर भी अंधेरे में कुछ तो था, वह इसे महसूस कर सकता था। अचानक अंधेरे में उसके सामने दो आंखें खुल गईं। वे अमानवीय थे, नासमझ, लेकिन फिर भी वे घूरते रहे। क्या वह सिम्बियोट है? रूई ने डर के मारे सोचा। इससे पहले कि वह इस विषय पर विचार कर पाता, अंधकार एकत्रित हो गया और उसकी आंखों के चारों ओर इकट्ठा हो गया, जिससे एक गहरा काला सिलहुट बन गया जो रूई जैसा दिख रहा था। रूई आखिरकार देख पा रहा था क्योंकि उनके आसपास का अंधेरा अचानक छाया में बदल गया था। जब उसने अपने आसपास के दृश्य देखे तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसने अपने आसपास के सभी दृश्यों को पहचान लिया। ये दृश्य उस समय के थे जब उन्हें पहली बार अस्थमा का पता चला था, जब उन्होंने अपनी पहली ब्रूस ली फिल्म देखी थी, जब उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की थी, जब उन्होंने युद्ध खेलों और प्रोजेक्ट वाटर और वॉइड एल्गोरिदम पर शोध शुरू किया था, और जब उनकी मृत्यु हुई थी और इस दुनिया में उनका पुनर्जन्म हुआ था, और जब उन्होंने अपने मार्शल पद की खोज की थी। ये मेरी यादें हैं। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इंतजार, आंखें। उसने राहत भरी नज़र से नीचे देखा। उसका शरीर वापस आ गया था। छाया रूई, जो अब पूरी तरह से बन चुकी थी, ने उसे अपनी स्थिति पर विचार करने का कोई समय नहीं दिया। वह उस पर टूट पड़ी और उसकी ओर दौड़ते हुए एक शक्तिशाली प्रहार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस घटना से उसे बहुत अधिक आघात पहुंचा, क्योंकि उसने उस तकनीक को पहचान लिया था जिसका प्रयोग छाया रूई ने उसके विरुद्ध किया था। बहता कैनन। वह दर्द से कराहता हुआ मुंह खोलने लगा। इस प्रक्रिया में आने से पहले उसे शारीरिक लड़ाई की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसे इससे भी ज्यादा झटका इस बात से लगा कि उसका अपना छाया क्लोन उसकी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा था। उसे ये तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह कोई स्वप्न या किसी प्रकार का मानसिक भ्रम अनुभव कर रहा था। फिर भी वह वापस लड़ने से नहीं चूकने वाला था। अगर उसकी मनस्थिति प्रक्रिया की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी, तो उसे पूरी ताकत से लड़ना था और अपनी सारी ताकत से लड़ना था। अगर वह ऐसा कर सकता था, तो कम से कम वह प्रक्रिया के सफल होने की संभावना को कम नहीं करेगा। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे पता ही नहीं था कि कितना समय बचा है। न केवल मानसिक नियंत्रण चरण की समय अवधि अनिश्चित और परिवर्तनशील थी, बल्कि उसका समय बोध भी विकृत था। उसे पता ही नहीं था कि बेहोश होने के बाद कितना समय बीत चुका है। ये कुछ हद तक एक मनोवैज्ञानिक बाधा थी। अगर उसे ठीक से पता होता कि उसे कितने समय तक टिकना है, तो वह मानसिक रूप से खुद को इसके लिए तैयार कर पाता और अपना संकल्प मजबूत कर पाता। लेकिन ऐसा करना तब और भी मुश्किल हो जाता जब उसे पता ही नहीं होता कि उसे कितने समय तक टिकना है। यह अनिश्चितता कि यह परीक्षा कितनी देर तक चलेगी, किसी भी व्यक्ति को पागल बना सकती है। वह अप्रेंटिस वेलम दीन, माइंड मिरर सिम्बायोट के एकमात्र दर्ज मार्शल अप्रेंटिस से थोड़ा नाराज थे। क्या वह और अधिक स्पष्ट और विशिष्ट नहीं हो सकता था कि दिमाग के अंदर सचमुच एक बहुत ही शारीरिक लड़ाई होगी? रूई ने कसम खाई कि अगर वह आदमी अभी भी जिंदा होता तो वह उसे बुरी तरह पीटता। वह प्रक्रिया के बाद भी उस आदमी को देखने का इरादा रखता था। ये सभी विचार उसके दिमाग में तुरंत कौंध गए जब उसका अपना छाया क्लोन असाधारण तेजी से उस पर टूट पड़ा। रूई ने उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पैंतरेबाजी तकनीकों को पहचाना: समानांतर चलना, हवा में सांस लेना और संतुलित दिशा। रूई को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि सिम्बियोट को उसकी तकनीकें कैसे पता चलीं, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय भी नहीं था। छाया क्लोन एक और बहती हुई तोप छोड़ते हुए उसकी ओर दौड़ा। हूश! इस बार रूई ने उसे चकमा दिया और उसने कई बार किए। छाया रूई ने पहले भी बड़ी फुर्ती और चतुराई से सभी हमलों को चकमा दिया था। उसने रूई पर एक तेज किक मारी, जिसे रूई ने बड़ी सफाई से चकमा दिया। फिर भी धमाका! इसके तुरंत बाद ही उस पर एक और हमला हुआ, क्योंकि वह पहले ही उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां से वह बचकर निकला था। रूई की आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से हमले को रोका था। यह मेरे जाने से पहले ही जान गया था कि मैं कहां जा रहा हूं। उसे एहसास हुआ, मुझे मत बताइए कि यह वॉइड एल्गोरिदम का भी उपयोग कर सकता है। को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव है। सिम्बियोट, यह मानते हुए कि उसका छाया क्लोन उसका प्रकटीकरण था, उसकी तकनीकों तक कैसे पहुंच सकता था? न केवल उसकी मार्शल आर्ट तकनीकें, बल्कि वॉइड एल्गोरिदम भी। उसके छाया क्लोन स्व ने जो हरकतें दिखाईं, वे निस्संदेह वॉइड एल्गोरिदम थीं। इस्तेमाल की गई हरकतें उसकी हरकतों के लिए एकदम सही थीं और यह उसकी हरकतों से पहले ही शुरू हो गई थीं। ये वॉइड एल्गोरिथम के पैटर्न अनुकूलन प्रणाली के माध्यम से पूरी तरह से निष्पादित वॉइड एल्गोरिथम अनुकूलन का क्लासिक संकेत था। छाया क्लोन स्पष्ट रूप से इसका उपयोग कर रहा था, साथ ही अन्य तकनीकों का भी।
रूई ने पहले ही दो व्यापक संभावित परिकल्पनाओं की गणना कर ली थी। पहली परिकल्पना ये थी कि वह जो दृश्य अनुभव कर रहा था वह वास्तव में माइंड मिरर सिम्बायोट से नहीं था। उसने बस यह मान लिया था कि उसका अवचेतन मन सिम्बायोट को संसाधित करने का तरीका खुद का छाया क्लोन था, लेकिन ये सिर्फ एक धारणा थी। ये पूरी तरह से संभव था कि वह जो दृश्य अब देख रहा था वह किसी सपने या किसी अन्य साइकेडेलिक भ्रम से अलग नहीं था, जो उसका दिमाग सिम्बायोट के साथ न्यूरोलॉजिकल और मानसिक संघर्ष को संसाधित करने की कोशिश के परिणामस्वरूप उत्पन्न कर रहा था। छाया क्लोन के अपने फ्लोइंग वर्ड स्टाइल मार्शल आर्ट का उपयोग करने में सक्षम होने का स्पष्टीकरण ये था कि छाया क्लोन उसके अवचेतन मन द्वारा उत्पन्न किया जा रहा था, जो वास्तव में फ्लोइंग वर्ड स्टाइल की गहन समझ रखता था। ये बताता है कि छाया क्लोन फ्लोइंग वर्ड स्टाइल का उपयोग कैसे कर पाया। दूसरी परिकल्पना ये थी कि माइंड मिरर सिम्बायोट के पास उसकी यादों और ज्ञान तक पहुंच थी, और वह ऐसी जानकारी निकालने में सक्षम था जो मेजबान के खिलाफ उपयोगी होगी। ये संभव था कि वह केवल फ्लोइंग वर्ड शैली का उपयोग करके छाया क्लोन की आंशिक रूप से कल्पना कर रहा था, क्योंकि वे यादें थीं जिन्हें सिम्बायोट किसी तरह से एक्सेस और ट्रिगर कर रहा था। बेशक अन्य परिकल्पनाएं भी थीं, लेकिन वे सभी उन दो परिकल्पनाओं की श्रेणी में आती हैं जो उसने बनाई थीं। या तो सिम्बायोट मानसिक आक्रमण के बीच वास्तव में अपनी यादों और ज्ञान और मार्शल आर्ट तक पहुंच रहा था, या वह संघर्ष को समझने योग्य तरीके से संसाधित करने के अपने दिमाग के प्रयास के कारण बस इसकी कल्पना कर रहा था। हालांकि दोनों परिकल्पनाओं में एक बात समान थी, चाहे जो भी परिकल्पना सही हो, अगर वह लड़ाई हार जाता तो यह एक बुरा विचार होता। अगर लड़ाई वास्तव में उसके दिमाग द्वारा मानसिक संघर्ष को संसाधित करने का प्रयास मात्र थी, तो काल्पनिक शारीरिक लड़ाई हारने का मतलब होगा कि वह मानसिक संघर्ष हार रहा है, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार पूर्व केवल बाद वाले का एक दृश्य प्रतिनिधित्व होगा। अगर काल्पनिक शारीरिक लड़ाई वास्तव में उसके दिमाग और माइंड मिरर सिम्बियोट के मानसिक आक्रमण के बीच वास्तविक मानसिक टकराव का मूल थी, तो हारना बिल्कुल एक बुरा विचार था। फिर तो मुझे जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो, रूई ने फिर से पुष्टि की। वह कछुए की तरह खड़ा हो गया और अपना बचाव करते हुए अपनी एकाग्रता और ध्यान को एकत्रित किया। शायद यह उस स्थिति का खतरा था जिसमें वह था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जो कुछ दांव पर लगा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने ही प्रतिरूप से लड़ रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने मन के अंदर था। चाहे जो भी हो, वह लगभग तुरंत ही एक उच्च केंद्रित अवस्था में प्रवेश करने में सक्षम था। छाया क्लोन रुक गया क्योंकि रूई अपनी काली पुतलियों से उसे घूर रहा था। हूश! रूई तेजी से वार करते हुए अपने काले क्लोन की ओर भागा। हूश! क्लोन ने रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। धमाका! जैसे ही उसका क्लोन दूर जाने लगा, उस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। रूई मुस्कुराए। ये काम कर गया। यदि छाया क्लोन ने उसके समान ही लड़ाई लड़ी, तो क्या इसकी पूरी संभावना नहीं थी कि उसने भी उसके समान ही गति पैटर्न का प्रयोग किया हो? यदि वास्तव में ऐसा था तो वह स्वयं पर एक पूर्वानुमान मॉडल बना सकता था और उसे क्लोन पर लागू कर सकता था, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई और उसका क्लोन एक दूसरे पर बहुत तेजी से हमला करने लगे। उसके बाद जो हुआ वह एक ऐसा चमत्कार था जो शायद कभी दोबारा नहीं होगा। दो समान मार्शल कलाकार, दो शून्य एल्गोरिदम, वे एक दूसरे के खिलाफ एक उग्र हमले में भिड़ गए। वे दोनों वॉइड एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे थे। वे दोनों एक ही पूर्वानुमान मॉडल और एक ही अनुकूली विकास मॉडल का उपयोग कर रहे थे। वे लगभग हर तरह से बराबर थे। दीर्घायु को छोड़कर समय की समझ खोने का सबसे बुरा हिस्सा यह था कि सहनशक्ति की गणना करना कठिन हो गया था। उसके पास ऊर्जा की कमी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि छाया क्लोन के पास उस मोर्चे पर कोई प्रतिबंध नहीं था। समय बीतता गया, जितना उसे पता था उससे कहीं ज्यादा। वह मानसिक रूप से थका हुआ होता गया। यह न जानने का मनोवैज्ञानिक तनाव कि ये दुष्स्वप्न कैसे और कब समाप्त होने वाला है, उसे भी परेशान करने लगा था। वह आमतौर पर काफ़ी शांत था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसे भी तनाव महसूस होने लगा था। उसे शांत रहने और घबराने से बचने के लिए मानसिक दृढ़ता की बहुत ज़रूरत थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ये और भी कठिन होता गया। शारीरिक सहनशक्ति कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अंततः मानसिक सहनशक्ति ही एक चीज़ थी। पाव! रूई ने मुंह बनाया क्योंकि एक वार उसके जबड़े पर सीधा लगा। वह अपनी प्रतिक्रियाओं में बस एक कदम पीछे रह गया था और छाया क्लोन, जो अभी भी पिच परफेक्ट होना बंद नहीं हुआ था, ने उस संबंध में उसे पछाड़ दिया। स्ट्राइक ने एक ऐसा अवसर बनाया था जिसका छाया क्लोन ने हमलों की बौछार के साथ क्रूरता से फायदा उठाया, ठीक वैसे ही जैसे वह उसकी जगह पर होता तो करता। ये सबसे अच्छा विकल्प था। यह उनके लिए बुरी खबर थी। उन्होंने अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने और पहल का संतुलन बहाल करने के लिए बचाव और बचाव के सभी तरीके आजमाए। हूश! उसने पीछे की ओर छलांग लगाकर हमला टाल दिया। फिर भी धमाका! क्लोन ने तुरंत उसका पीछा किया, उसके पीछे हटने की भविष्यवाणी की और रूई पर एक टेम्पेस्टुअस रिपल उतारा। लानत है, उसने गाली दी। इस दर से नुकसान बस बढ़